हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 93 में। आपको पता है हाइड्रोजन एटम का रेडियस 53 पिकोमीटर होता है, मतलब 53 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 मीटर। और अगर आप इस हाइड्रोजन एटम को अपने क्लासरूम के बराबर मानते हो तो इस पेन का निब उस एटम के न्यूक्लियस के साइज की होगी। आप समझ सकते हैं एटम का ये न्यूक्लियस इतना छोटा होता है कि इसके साइज तक को इमेजिन करना एक कॉमन मैन के लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन आपको पता है इसी टाइनी न्यूक्लियस के पास एटम का 99.99% मास कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, विच इंप्लाइज किसी एटम की रादर किसी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज को यही न्यूक्लियस ही डिटरमिन करता है। हाउ एग्जैक्टली, इसे समझने के लिए चलिए न्यूक्लियस के पूरे स्ट्रक्चर पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस का चार्ज। रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमने समझा था कि न्यूक्लियस के पास पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। देन नंबर 2, मास ऑफ न्यूक्लियस। एक प्रोटॉन के मास को मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से नापने पर 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट प्राप्त हुआ। वहीं न्यूट्रॉन्स आर रिलेटिवली हैवियर, जिनका मास 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट होता है, जहां 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम डिवाइडेड बाय 12। आपको पता है किसी न्यूक्लियस के टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, और ये सभी न्यूक्लियॉन मिलकर ही उस एटम का मास नंबर बनाते हैं। मतलब न्यूक्लियस का मास इन टोटल न्यूक्लियॉन्स के मास के समेशन के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ऐसा क्यों? विल अंडरस्टैंड इट शॉर्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियस के साइज की ओर। एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया है एक न्यूक्लियस जिसका मास नंबर लेट से a है, उसका रेडियस r इज इक्वल टू r नॉट इंटू a टू पावर 1/3, जहां r नॉट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 मीटर। एक तो इतना छोटा एटम और उसके अंदर भी छोटा सा न्यूक्लियस, इसके मास और साइज के बारे में जानकर आपको ज्यादा मजा तो नहीं आ रहा होगा। बट वेट, असली कहानी तो अब शुरू होती है। आप इस दुनिया का कोई भी मटेरियल उठाकर उनके एटम्स के न्यूक्लियस की डेंसिटी कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपको सबकी डेंसिटी एक समान ही मिलेगी, जिसकी वैल्यू 2.7 इंटू 10 टू पावर 17 kg पर मीटर क्यूब के बराबर होती है, जो कि पानी के डेंसिटी का 230 लाख करोड़ गुना ज्यादा है। इतनी हाई डेंसिटी का मटेरियल हमारी धरती में मिलना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आप आउटर स्पेस में जाकर ढूंढते हो तो कुछ स्टार्स आपको इतनी डेंसिटी के मिल सकते हैं, जिन्हें वेरी एप्टली न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। नेक्स्ट, इट्स टाइम टू रिकॉल फिजिक्स का सबसे फेमस इक्वेशन। जी हां, यहां पर हम E इक्वल टू mc² की बात कर रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी में बताया था कि मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इस मास एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। आइंस्टाइन द्वारा इस मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन को इंट्रोड्यूस करने के सालों बाद जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच के रिएक्शंस को स्टडी किया गया तो इस इक्वेशन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी मिल गया। अनडाउटेडली अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड हिज थ्योरीज वर वे अहेड ऑफ देयर टाइम्स। वेरी सरप्राइजिंगली किसी भी स्टेबल न्यूक्लियस का मास उसे बनाने वाले टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से कम होता है। एक बार फिर से सुनिए, एक स्टेबल न्यूक्लियस का मास उसे बनाने वाले टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से कम होता है। इसे मास डिफेक्ट कहते हैं। जैसे अगर आप एक ऑक्सीजन एटम को तोड़कर 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स में बदलना चाहो
तो उसके लिए आपको डेल्टा mc² के बराबर एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी होगी। अब जब हम मास के एनर्जी इक्विवेलेंस की इतनी बात कर रहे हैं तो फिर क्यों ना 1 ग्राम सब्सटेंस के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होती है इसे भी पता किया जाए। आपको यकीन नहीं होगा, सिर्फ 1 ग्राम मैटर के एनर्जी में कन्वर्ट होने से 90 लाख करोड़ जूल एनर्जी रिलीज होती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एनर्जी सभी न्यूक्लियॉन्स को आपस में बांध कर रखने वाली न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी है। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है, इस न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है? इस सवाल का जवाब आपको न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स को कैलकुलेट करने से मिल जाएगा। एक तो इतना छोटा सा न्यूक्लियस और उसके अंदर इतने सारे पॉजिटिव चार्जेस का अकुमुलेशन, सबको एक साथ रखना आसान तो नहीं होगा, है ना? इंटरेस्टिंगली देयर इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यू कैन गेस, अभी तक डिस्कवर किए गए सभी नेचुरली अकरिंग फोर्सेस में इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है। अब आप इतने पावरफुल न्यूक्लियर फोर्स से बंधे न्यूक्लियस को तोड़कर उसमें से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अलग अलग करोगे तो उसके लिए भयंकर एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी ही, है कि नहीं? यह तो बात हुई एक स्टेबल न्यूक्लियस के बाइंडिंग एनर्जी की। आगे अगर एक अनस्टेबल न्यूक्लियस नेचुरली डिसइंटीग्रेट होने लगा तो कैन यू इमेजिन उससे कितनी एनर्जी रिलीज होगी? इसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।